नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हमारे रीट के अंदर क्लास नंबर 4 है और एक टॉपिक हमने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया। तो 3 क्लास के अंदर हमने एक जो टॉपिक किया है पूरा का पूरा एनसीईआरटी का सार जो है हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, और आज जो टॉपिक है वो है मानव रोग, कारण, निवारण व टीके। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है पिछले टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही साथ में अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ था डायरेक्ट अपने नोट से सीधा का सीधा एक क्वेश्चन जो है यहाँ से पुटअप हुआ था। ठीक है, और ये जो टॉपिक करेंगे ये भी अपने पुरानी वाली जो आरबीएससी की बुक है उस आरबीएससी की बुक की सहायता से अपने ये वाला टॉपिक देखो पूरा का पूरा करेंगे। देखो यहाँ पर इसमें क्या दिए गए, टीके दिए गए, सेम टू सेम पूरा का पूरा जितना भी अपने इसमें क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन अपने इसके अंदर कवर करवाएंगे। और साथ ही साथ में आज की क्लास में मैं बताऊंगा कि सीईटी के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप हुआ था वो किस तरीके से अपने नोट्स में से आया था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मानव रोग, कारण, निवारण व टीके। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि डायरेक्ट जो प्रश्न पूछा जाता है या तो रोगजनक से पूछ लिया जाता है या फिर कौन सी बीमारी में कौन सा टीका लगाया जाता है ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो बहुत ज़्यादा थ्योरी जो है अपने यूजफुल नहीं है। अपने जो यूजफुल है वो कौन सा रोग है, किस प्रकार का, वायरस जनित है, जीवाणु जनित है या फिर हेलमिंथीज टाइप का रोग है या किस टाइप का रोग है, वो रोग का प्रकार पूछते हैं और कौन सा इसका रोगजनक है वो रोगजनक पूछते हैं। तो ये सारे की सारी बातें हम इसके अंदर एक टेबल के रूप में करेंगे। टेबल में होगा तो डायरेक्ट अपने को याद करने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब देखो मानव रोग, कारण एवं निवारण, ये क्या होता है मानव रोग, इसके क्या कारण होते हैं और क्या इसके निवारण होते हैं, इससे संबंधित इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। देखो व्यक्ति स्वस्थ या निरोगी तब तक बना रह सकता है जब तक कि उसमें उसके शरीर के आंतरिक पर्यावरण वह समन्वय बाह्य पर्यावरण बना रहे। भाई ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण दोनों क्या समन्वित रूप से बने रहे। भाई आंतरिक मतलब जैसे कई बार अपने बोलते हैं कि सर्द गर्म हो गया, तो सर्द गर्म का मतलब क्या है कि आंतरिक जो पर्यावरण था मतलब शरीर के अंदर का ताप और शरीर के बाहर के ताप में डिफरेंस हो गया। अब ये भी यही कह रहा है कि शरीर के आंतरिक पर्यावरण और शरीर के बाह्य पर्यावरण के अंदर जब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, आपस में जो है समन्वय में कमी आ जाती है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, मानव रोग होने की संभावना रहती है। देखो एक बीमारी आपने सुनी होगी कि अपने को जनरली क्या होता है, बुखार चढ़ जाता है। बुखार क्यों चढ़ता है भाई, बुखार इसलिए होता है क्योंकि जो शरीर के अंदर कोई ना कोई जीवाणु उसके अंदर चला जाता है, फिर वो बॉडी क्या होती है, हीट होती है। हीट होती है मतलब गर्म होती है। गर्म क्यों होती है कि अंदर जो जीवाणु गया है उस जीवाणु को क्या कर दे, वो खत्म कर दें। और अपने क्या करते हैं, अपने जाते हैं और एक दवाई ले लेते हैं ताकि शरीर का जो ताप है वो ताप कम हो जाए। अब ऐसी स्थिति के अंदर अपने शरीर के अंदर क्या होता है, बीमारी कम होने की जगह बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो ताप जो बढ़ा था वो शरीर ने इसलिए बढ़ाया था कि जो जीवाणु है वो खत्म हो जाए। अब लॉन्ग टर्म के अंदर वो जीवाणु अपने शरीर में रहता है और कोई ना कोई बीमारी को नया रूप दे देता है। ठीक है, अब देखो वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा रोगों का उपचार करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है कि अलग अलग जीवों पर अलग अलग प्रयोग किए गए और अलग अलग जीवों से जो उपयोगी चीज़ें होती है वो उनके शरीर से निकाल ली गई और वो अपने शरीर के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। क्या पता इनसे कोई ना कोई अपने को फायदा मिल सके। ठीक है, जैसे एक रोग सुना होगा मधुमेह रोग। ठीक है, मधुमेह रोग के अंदर क्या होता है, उसमें इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के, किसके, इंसुलिन के। ठीक है, अब जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से भेड़ के अंदर प्रयोग किया गया और उसके अंदर देखा गया कि भेड़ के दूध के अंदर क्या होता है, इंसुलिन होता है। तो जब भी शुगर होती है तो उसके अंदर बताया जाता है कि उनको कैसा दूध पीना होता है, उनको भेड़ का दूध पीना होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें इंसुलिन। तो यही क्या है, यही जैव प्रौद्योगिकी है कि जीवों के ऊपर अलग अलग प्रयोग करके उनके अंदर जो काम की चीजें होती है वो अपने जो है वो अपने मनुष्य के शरीर के अंदर काम ली जाती है। ठीक है, अब देखो प्रतिरक्षा क्या होती है। भाई यहाँ पर शब्द क्या है, रक्षा, मतलब रक्षा करने वाला जो है वो होती है अपनी प्रतिरक्षा। ठीक है, शरीर के अंदर देखो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रतिरक्षा जो है साथ में लेकर आता है। किसी की प्रतिरक्षा अच्छी होती है, किसी की प्रतिरक्षा कमजोर होती है। तो कमजोर होती है उनको बीमार होने की संभावना ज़्यादा रहती है और जो प्रतिरक्षा जिनका अच्छी होती है, जिनकी एंटीबायोटिक कैपेसिटी अच्छी होती है, वो बीमार कम पड़ते हैं। ठीक है, तो प्रतिरक्षा के बारे में देखो इसमें क्या बताया। देखो रोगों से प्रतिरोध करने की क्षमता को क्या करते हैं, प्रतिरक्षा। मतलब रोग होते शरीर के अंदर, जीवाणु एंटर करते हैं, एंटर डेली करते रहते हैं, लेकिन अगर अच्छी प्रतिरक्षा होती है तो वो प्रतिरक्षा जो है उसको हरा देती है। और वो अगर नहीं हरा पाती तो ऐसी कंडीशन में अपने शरीर के अंदर लक्षण आने प्रारंभ हो जाते हैं। उन्हीं लक्षण को हम क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। ठीक है, अब देखो
प्रतिरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, यह हमारे शरीर की वह क्षमता है जो रोगाणु, ठीक है, कौन कौन से रोगाणु, जैसे वायरस हो गया, जीवाणु हो गया और विषैले पदार्थ आदि से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ भाई, शरीर के अंदर कोई भी बीमारी जब भी होती है तो या तो उसके अंदर जीवाणु हमारे शरीर में एंटर कर जाता है या विषाणु, जैसे भी बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो वो मिट्टी में खेलता है, तो उसको क्यों कहते हैं कि मिट्टी में जब भी खेलता है या मिट्टी खाता है तो उसको मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि उसमें जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया जो है उसके अंदर होते हैं और वो बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाकर क्या करते हैं? कोई ना कोई संक्रमण करते हैं या कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब वो बीमारियों को रोकने की जो क्षमता है वही क्या है? वही अपनी क्या है? प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो सकते हैं बीमारियां, क्या क्या टाइप की हो सकती है। एक वायरस जनित हो सकती है, ठीक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं विषाणु। ठीक है, एक होती है जीवाणु जनित होती है। ठीक है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित। और पेपर में सीधा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन से जीवाणु जनित बीमारी नहीं है या फिर निम्न में से कौन से विषाणु जनित बीमारी नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखो प्रतिरक्षा मतलब रक्षा करने वाले जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो बच्चा जन्म से शरीर के अंदर लेकर उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है, और एक होती है अर्जित प्रतिरक्षा। मतलब देखो जनरली क्या होता है, कोई भी बीमारी होती है तो शरीर की जो जन्मजात प्रतिरक्षा है वो उस बीमारी के लक्षणों को रोक देती है, उस बीमारी को खत्म कर देती है। मतलब अपना काम हो गया, किससे हो गया? ये हो गया जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है, मतलब जब भी अपने को दवाई नहीं लेनी पड़ती और बीमारी ठीक हो गई, इसका मतलब वो क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा अपना काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद में जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर उसके लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। भाई लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं मतलब जो प्रतिरक्षा जन्मजात वाली थी, प्राकृतिक प्रतिरक्षा है, वो कहती है अपने से अब नहीं होगा, अब किसी बाहर से एक आदमी को बुलाओ जो इनको निपटा सके, मतलब बाहर से और फौज बुला। मतलब वो प्रतिरक्षा जो है वो अपनी जो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अब क्या करते हैं? अब बाहर से अपने क्या करते हैं? मेडिकल की दुकान पे जाते हैं और एक दवाई खरीद कर ले आते हैं। ठीक है, वो खरीद कर दवाई लेकर आते हैं, उसके अंदर क्या होता है? नाम सुना होगा कि एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबायोटिक एक अपने जो है मेडिकल से खरीद कर लेकर आते हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है? वो अपने शरीर में जाती है, वो प्रतिरक्षा को बढ़ाती है। मतलब जितनी प्रतिरक्षा अभी है वो थोड़ी और बढ़ाएगी बढ़ाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसको जो है दवाई लेनी पड़ेगी और फल स्वरूप क्या होता है? वो बीमारी के लक्षण को रोक देती है। अब देखो कई कई बार एक कंडीशन इससे भी ऊपर आ जाती है, जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर टाइप की कोई बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? इसके अंदर जो लक्षण होते हैं बहुत सामान्य होते हैं। मतलब जैसे अपने फोड़ा फुंसी होती है उस टाइप से एक फोड़ा फुंसी होना स्टार्ट होता है, फिर वो गांठ का रूप लेने लग जाता है। तो स्टार्टिंग में अपने क्या करते हैं कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, तो वो क्या किसका इंतजार करते हैं? अपने इंतजार करते हैं कि ये प्राकृतिक या फिर जन्मजात प्रतिरक्षा ये अपना काम पूरा कर दे। इसके बाद में जब बीमारी बढ़ने लगती है तो अपने क्या करते हैं? बाहर से दवाई लेते हैं, तो अर्जित प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा अर्जित करते हैं। लेकिन कई कई बार प्रतिरक्षा अर्जित करने से भी काम नहीं होता, तो फिर वो बीमारी क्या हो जाती है? बढ़ती चली जाती है। अब देखो प्राकृतिक प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है, इसके बारे में अब अपने पढ़ते हैं। देखो जन्म के समय उपलब्ध प्रतिरक्षा जो माता पिता में उपस्थित प्रतिरक्षियों के स्तर पर निर्भर करती है। मतलब जो प्रतिरक्षा भी है ये क्या अनुवांशिकता के आधार पर अगली पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं। किस आधार पर? अनुवांशिकता के आधार पर। अब जैसे देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोड साइड के ऊपर रहते हैं, मतलब जो झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो उनके बच्चे कैसे होते हैं? उनके बच्चे सर्दियों के अंदर भी वो खुले के अंदर पड़े रहते हैं लेकिन उनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती। रीजन बिहाइंड दिस कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी इसी प्रकार की असुविधा में रहे हुए हैं, जिसके कारण से उनकी प्रतिरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती। तो अगली संतति जो होगी वो कैसी होगी? वो अच्छी प्रतिरक्षा वाली होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसी कारण से उनकी प्रतिरक्षा क्या होती है? वो अच्छी होती है। मतलब जो माता पिता की प्रतिरक्षों के स्तर पर ही क्या निर्भर करता है? बच्चों के प्रतिरक्षा का स्तर निर्भर करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रतिरक्षा। मतलब जो जन्म से मिल रही वो है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। अब देखो प्रतिरक्षा तंत्र मुख्यतः श्वेत रुधिर कणिका इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, देखो WBC क्या है? श्वेत रुधिर कणिका। ठीक है, इनको सैनिक कणिकाएं भी बोलते हैं। ठीक है, सैनिक कणिकाओं का मतलब क्या हो गया? भाई सैनिक है, सैनिक क्या काम करता है? ये देश की रक्षा करने का काम करता है। अब इसकी देश कौन है? इसका देश है अपना शरीर। तो
सबसे ज्यादा प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है? तो WBC मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल, या फिर हिंदी में बोले तो श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं इसके लिए क्या होते हैं? इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब देखो जो रोगाणु का क्या कर लेते हैं? भक्षण कर देते हैं। भक्षण करते हैं मतलब मार देते हैं, और रोगों से हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अब उसके बाद में देखो अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा क्या क्या होता है? रोगाणुओं के संक्रमण के फलस्वरूप, मतलब रोगाणु क्या आते हैं और संक्रमण कर देते हैं, फलस्वरूप उत्पन्न या बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त प्रतिरक्षा। वही बाह्य स्त्रोत से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे मान लो दवाई से कर लिया। कई बार ऐसी फ्रूट्स होते हैं जिनको खाने से अपनी प्रतिरक्षा बढ़ती है। जैसे बीमार होते हैं तो कई बार बोला जाता है कि अनार का जूस पीना चाहिए, तो अनार का जूस क्या करता है? ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अर्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, अर्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। अब देखो चेचक, पोलियो आदि अनेक रोगों से बचाव हेतु हमें बाह्य स्त्रोतों से शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करनी पड़ती है। ठीक है भाई, ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे थोड़ी सी बड़ी बीमारी होना स्टार्ट होती है ना, तो अपने शरीर की जो प्रतिरक्षा होती है वो कमजोर पड़ जाती है बीमारियों के, जीवाणुओं के मुकाबले में। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ता है? बाहर से अपने को क्या करनी पड़ती है? प्रतिरक्षा लेनी पड़ती है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, वो फ्रूट के रूप में हो सकती है, वो दवाइयों के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, या फिर वो कैसे हो सकती है? या फिर हो सकती है वो टीके के रूप में। टीके के रूप में। ठीक है, अब देखो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग टीके लगाए जाते हैं। कौन कौन से टीके कब कब लगाए जाते हैं? जैसे बच्चा जन्म होता है तो उसके जन्म के समय कोई टीका लगाया जाता है, कोई जन्म के 2 महीने बाद, कोई 2.5 साल बाद में लगाया जाता है, कोई 5 साल बाद में लगाया जाता है। तो कौन कौन से टीके हैं जो अपने अलग अलग समय पर लगाए जाते हैं, अब उसके बारे में अपने थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न आपका यहां से पक्का है। देखो इस टॉपिक से मैं आपको बता देता हूं कि 3 प्रश्न जो है अपने को, 3 प्रश्न जो है अपने को पेपर में देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न होगा वो टीके से आएगा, तो एक प्रश्न आपका आएगा यहां से। ठीक है, अब एक प्रश्न जो आएगा वो रोगजनक से आएगा, रोगजनक से। ठीक है, और एक जो बचा हुआ प्रश्न है वो कहीं से भी उठाया जा सकता है। अब देखो यहां पर क्या है? प्रमुख टीके निम्न प्रकार हैं। ठीक है, अब देखो BCG का टीका। ठीक है, BCG का टीका जब भी पेपर में लिखा है कि BCG का टीका कौन से रोग में लगाया जाता है, ठीक है, कौन से रोग में। ठीक है, अब देखो नाम क्या है? BCG। ये किस में लगता है? TB। ठीक है, अब देखो बी आ रहा है, देखो TB तो BCG, मतलब TB के अंदर कौन सा लगता है? TB। ओके, फिर BCG। ठीक है, मतलब लास्ट वाला जो शब्द है देखो, शे का मतलब क्या होता है? TB। TB तो B से BCG, तो TB के अंदर कौन सा? BCG का टीका लगाया जाता है। और लगाया कब जाता है? देखो जन्म के समय से 1 माह तक की उम्र में कभी भी कौन सा टीका लग जाता है? BCG का टीका जो है 1 महीने के अंदर अंदर बच्चे को लगाया जाता है। उसके बाद में देखो DPT। ठीक है, ये DPT का टीका, DPT। ठीक है, यहाँ पर DPT है। ठीक है, अब देखो DPT का जो टीका है, यहाँ पर देखो शब्द देखो DPT। देखो डैश है डिप्थीरिया और टैश है टिटनेस। ठीक है, ये देखो 2 बीमारियां तो सीधी हो गई, इसकी शब्द के अंदर ही है, अपने को याद करने की जरूरत ही नहीं है। और एक क्या है? कुकर खांसी। ठीक है, कुकर खांसी, ये अपने को याद रखना है, कुकर खांसी। तो DPT में डैश है डिप्थीरिया और टैश है टिटनेस, और एक याद करना है कुकर खांसी। फिर इसके बाद में एक अपने पढ़ा था BCG, तो B आया मतलब TB, तो TB के अंदर BCG का टीका कब लगाया जाता है? TB का टीका ये लगाया जाता है 1 माह के अंदर, 1 माह में। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है? DPT का टीका। DPT का टीका कब लगाया जाता है? 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह के जन्म के बाद में। ठीक है, जन्म के बाद में 1.5 माह, 2.5 महीने या फिर 3.5 महीने की उम्र के अंदर क्या लगाया जाता है? DPT का टीका। अब देखो थोड़ा सा इसके अंदर मैं आपको हिंट देता हूं। देखो BCG सबसे पहले A आता है, उसके बाद B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है। तो सबसे पहले देखो B का नंबर आ रहा है ना, B का नंबर आ रहा है, तो जन्म के 1 महीने के बाद में, मतलब यहां पर एक अल्फाबेट निकल चुका है, इससे जन्म से 1 महीने के बाद में। अब ये कैसे है? ये देखो 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने की उम्र में क्या लगाया जाता है? DPT का टीका लगाया जाता है। उसके बाद में देखो OPV। ठीक है, ये क्या है?
OPV, ये जो टीका है ये किस रोग में लगाया जाता है? देखो OP, पी से पोलियो, ठीक है, पोलियो, ठीक है। और इसका देखो पूरा नाम क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो बोला जाता है इसका पूरा नाम है। तो देखो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, पी से पोलियो। अब लगाया कब जाता है? ये लगाया जाता है जैसे बच्चा जब छोटा होता है, और अगर आपके घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है तो आपके अगर काम में पड़ा होगा तो 1.5-2.5 महीने के अंदर एक साथ में उसको 2-2 टीके लगाए जाते हैं। तो वो 2 जो टीके होते हैं ना, वो एक तो होता है पोलियो का टीका लगाया जाता है, एक पोलियो का लगाया जाता है, और एक DPT का टीका साथ में लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये भी 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने, तो एक साथ में याद करना है अपने को दोनों को। देखो DPT और OPV, ठीक है, इतना याद रखना है कि दोनों के टीके जो है ना साथ साथ में लगते हैं। कब लगते हैं? 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने, ठीक है। और नाम क्या है? देखो DPT में डिप्थीरिया और टिटनेस, और P से काली खांसी, ठीक है। अब देखो OPV के अंदर P से पोलियो है, कब लगाया जाता है? तो 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने की उम्र में। अब देखो एक लगता है टीका मीजल्स का। देखो मीजल्स तो खुद ही एक बीमारी है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खसरा बोलते हैं। तो मीजल्स टीके का नाम है, और यहाँ पर खसरा क्या है? संबंधित रोग है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको मीजल्स ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये कब लगता है? जन्म के पश्चात 9 माह की उम्र में, ठीक है, 9 माह की उम्र में। 9 महीने की उम्र में कौन सा लगता है? तो मीजल्स लगता है, ठीक है। उसके बाद में तो ये फिर से है यहाँ पर DPT, ठीक है, ये देखो फिर से सेम है। यहाँ पे देखो एक टीटी का टीका लगता है। टीटी मतलब टिटनेस ही होता है, ठीक है। टीटी का मतलब टे से टीटी और टे से टिटनेस, टिटनेस का टीका टीटी का, ठीक है। ये कब लगता है? जन्म के पश्चात 10 माह की उम्र है। अब देखो यहाँ पर टीटी का टीका है, यहाँ पे BCG का टीका है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो एक साथ में लगता है ना जब, तब तो लगता है 1 महीने के अंदर अंदर। अब फिर अलग अलग लगते हैं क्योंकि टीकों की भी एक डोज नहीं होती, कई डोज जो है लगाई जाती है। अब जैसे डिप्थीरिया के लिए एक डोज ही बहुत है, इसलिए इसके अंदर एक साथ में लगाया जाता है। अब यहाँ पर तो डिप्थीरिया की लगा नहीं सकते क्योंकि अपने को खाली टीटी का इंजेक्शन लगाना है। तो टीटी के लिए, टिटनेस रोग के लिए टीटी का टीका लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? तो 10 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में टीटी का टीका लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखो MMR, ठीक है, देखो MMR, MMR, ठीक है। अब देखो ये क्या है? देखो मीजल्स, ठीक है, एक देखो मम्स, देखो मीजल मम्स। अब ये मम्स जो है ये किसको बोलते हैं? ये गलसुआ रोग को बोलते हैं। गले से संबंधित जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? गलसुआ रोग बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको मम्स बोलते हैं। इसीलिए देखो इसका नाम क्या रखा है? MMR। MMR मतलब मीजल्स, मम्स, ठीक है। और एक देखो एक और यहाँ पर क्या है? ये है काली खांसी या फिर बुखार के अंदर, R से काली खांसी और बुखार के अंदर लगाया जाता है। अब लगाया कब जाता है? ये जन्म के 15 महीने बाद, जन्म के 15 महीने बाद में क्या लगाया जाता है? जन्म के 15 महीने बाद में लगाया जाता है अपना MMR। देखो देखो अल्फाबेटिकल जो है M आता है अपने 13 नंबर पे, और ये देखो ये कौन से महीने में लगता है? तो 15 महीने में। तो ये किसी तरीके से अपने को दिमाग में सेट करना है कि किस कौन से टाइम में लगाया जाता है। तो MMR, M आता है 13 नंबर पे, ठीक है। तो 13 के आसपास की जो संख्या है मतलब 15 महीने की उम्र में लगाया जाता है MMR। अब देखो एक होता है टीटी का टीका और एक होता है BCG का टीका। BCG के टीके के अंदर 3 टीके एक साथ में लगते हैं, और टिटनेस के अपने को कई टीके लगवाने पड़ते हैं। BCG का एक टीका लगता है, वो कब लगता है? जन्म के समय लग जाता है, तो उसके अंदर टिटनेस का टीका भी साथ में शामिल होता है। लेकिन जब खाली टिटनेस का लगाया जाता है तो उसको टीटी का टीका बोला जाता है। वो 10 वर्ष की माह में 10 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है, ठीक है। ये अपने टीके हैं, और एक प्रश्न जो है इस टेबल से आपका पेपर में आना कंफर्म है, तो ये अपने को यहां पर याद करना है। अब टीके के बाद में देखो, ठीक है, अब यहां से अपने जो है वो रोग स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, रोग स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। देखो ये कुछ टीके, इसके अंदर टीके और बचे हुए, ठीक है। ये देखो एक टाइफाइड का टीका है, ठीक है, टाइफाइड बीमारी है और टाइफाइड
टीके का नाम है, दोनों का नाम क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये देखो जन्म के समय से 2 सप्ताह या 1.5 माह की उम्र में, मतलब देखो जन्म से 2 सप्ताह पहला टीका लग जाएगा 2 सप्ताह के अंदर, अगला टीका कब लगेगा, 1.5 माह की उम्र में, उसके अगला कब लगेगा तो 6 माह की उम्र में। ये अलग अलग जो है 3 डोज इसकी लगाई जाती है। किसकी लगाई जाती है, टाइफाइड की 3 डोज यहाँ पर लगाई जाती है। सेम है, देखो यहाँ पर रोग भी टाइफाइड है और टीके का नाम भी है वो टाइफाइड है। उसके बाद में देखो हेपेटाइटिस बी, सेम रोग का नाम है, सेम ही अपने टीके का नाम है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। अब ये कब लगता है, देखो 2 सप्ताह, 1.5 माह और 6 माह। तो अब यहां पर समझ जाओ कि टाइफाइड और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों टीके ना एक साथ में लगाए जाते हैं। ठीक है, एक साथ में दोनों टीके लगाए जाते हैं। कब कब लगते हैं, देखो एक लगता है 2 सप्ताह में, एक लगता है 1.5 माह में, एक लगता है 6 माह की उम्र में। ठीक है, उसके बाद में देखो HIV। ठीक है, ये क्या होता है, मस्तिष्क ज्वर का होता है। मस्तिष्क ज्वर एक मेनिनजाइटिस करके एक बीमारी होती है, तो उसके लिए ये जो है HIV का टीका लगाया जाता है। ठीक है, ये कब लगता है, ये सेम, मतलब एक साथ में 3 टीके लगाए जाते हैं। कौन से, टाइफाइड का हो गया, हेपेटाइटिस का हो गया और HIV का हो गया। HIV, हेपेटाइटिस और टाइफाइड तीनों एक साथ में लगाए जाते हैं। और हेपेटाइटिस ए, देखो हेपेटाइटिस भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 टीके, देखो एक होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी जो है उसके साथ में टाइफाइड का भी लगता है और एक HIV का भी लगता है। HIV किसके लिए लगता है, मस्तिष्क ज्वर के लिए। ठीक है, और टाइफाइड का जो लगता है ये कहाँ कब लगता है, 1.5 महीने, 2.5 महीने। ठीक है, अब देखो ये कब कब लगाए जाते हैं, देखो हेपेटाइटिस बी और टाइफाइड इन दोनों के कब लगाए जाते हैं, 2 सप्ताह, 1.5 माह और 6 माह की उम्र में लगाए जाते हैं। अब देखो हेपेटाइटिस एच का हो चुका है, कब लगाया जाएगा, तो ये लगाया जाएगा 2 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है। कौन सी उम्र में, 2 वर्ष की उम्र में। उसके बाद में चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का रोग भी वही है और टीके का नाम भी चिकन पॉक्स है। और कब लगता है, जन्म के 1 वर्ष बाद में। जन्म के 1 वर्ष बाद में जब बच्चा खाने लायक हो जाता है, कोई भी चीज़ खाने लायक होता है, तो उसको चिकन पॉक्स का टीका लगाया जाता है। जैसे जिसको अपने छोटी माता बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपने चिकन पॉक्स बोलते हैं। और एक देखो कोलेरा का टीका लगता है, कोलेरा का टीका होता है, लगता कब है, हैजा के अंदर। हैजे के अंदर क्या होता है कि उसको बच्चे को दस्त जो होती है वो लगना स्टार्ट हो जाती है, तो इसके लिए कभी भी इसको एक हैजे का टीका लगाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोलेरा। बीमारी का नाम क्या है, कोलेरा। ठीक है, और टीका देखो टीका है कोलेरा और बीमारी है अपनी हैजा। ये सब क्या है, ये अपने टीकों के नाम है। अब अपने जो स्टार्ट होंगे, एक नया प्रश्न अपना यहाँ से तैयार होगा। एक प्रश्न जो है अपना यहाँ से तैयार हो चुका है, एक प्रश्न आपको पक्का यहाँ से पेपर में देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अब क्या है, पेपर के अंदर पूछा जाता है कि कौन सा वायरस जनित रोग है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विषाणु। कौन सा जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, इस तरीके से अपने को प्रश्न पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो देखो यहां पर क्या पूछा गया है, वायरस लिखा हुआ है। ठीक है, तो वायरस के अंदर देखो एक तो होता है पोलियो, ठीक है, एक होता है पीलिया, ठीक है, एक होता है रेबीज, रेबीज, ठीक है, एक होता है चिकन पॉक्स, एक होता है खसरा, एक होता है डेंगू। ये अपने को याद करने इसी क्रम के अंदर, अपनी बुक के अंदर जो दिए गए हैं वो इसी क्रम के अंदर जो है अपने को पूरे के पूरे रोग जो है अपने को दिए गए हैं। ठीक है, मतलब क्रम भी जो है अपना यहाँ पर देखो चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखो इसको याद करने की वैसे तो अलग अलग ट्रिक्स बनाई जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, अपने को एक ट्रिक भी याद करनी पड़ती है। लेकिन मैंने किस तरीके से इनको याद कर रखा है, देखो मैं तरीका बताता हूँ। देखो एक जो जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु से हमेशा खतरनाक रोग जो होते हैं ना, मरने वाले खतरनाक रोग जो होते हैं, ये किससे होते हैं, ये होते हैं अपने जीवाणु से।
ठीक है, जीवाणु से खतरनाक रोग होते हैं, जैसे टीबी हो गया, ठीक है, जैसे टिटनेस हो गया, ठीक है, जैसे कुष्ठ रोग हो गया, ठीक है, एक टाइफाइड हो गया, ठीक है, एक हैजा रोग हो गया। देखो ये खतरनाक किस तरीके से, अगर किसी बच्चे को हैजा हो जाता है, मतलब दस्त जब लगना स्टार्ट होती है ना, तो बच्चा कुछ ही दिनों के अंदर अपने प्राण त्याग देता है, मतलब कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है जब बच्चों को होती है, इसीलिए इसको जन्म लेते ही उसको हैजे का टीका लगा दिया जाता है। ठीक है, अब देखो एक होता है टाइफाइड, ये टाइफाइड भी एक खतरनाक बीमारी होती है, मतलब कि जिससे जान जा सकती है। अब देखो कुष्ठ रोग होता है, ये भी कैंसर जैसे रोग होता है ना, एक लंबा रोग होता है, वैसे कुष्ठ रोग भी एक लंबा रोग होता है। जैसे स्किन होती है ना, चमड़ी चमड़ी वो गलना स्टार्ट हो जाती है, तो कुष्ठ रोग भी एक खतरनाक रोग है। अब देखो टिटनेस रोग क्या होता है, टिटनेस रोग के अंदर शरीर जो होता है वो धनुषाकार होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब मुड़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक मूवी थी जिसके अंदर क्या है कि जो मरीज जो होता था वो टिटनेस का शिकार था, ठीक है, और टिटनेस का शिकार के अंदर उसको शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि उनको मेडिकल की नॉलेज ना होने के कारण से वो उनके अंदर ऐसा समझा जाने लगा कि उनके अंदर कोई भूत की प्रॉब्लम है, मतलब कि शरीर इतना ज़्यादा तकलीफ पाता है इसके अंदर कि ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई भूत वगैरह की जो कोई दिक्कत इसके अंदर होती है। ठीक है, तो टिटनेस और टीबी, टीबी आप जानते ही हैं, ट्यूबरक्लोरोसिस, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, टीबी के अंदर जो है खांसी आना वगैरह, ये भी एक जानलेवा बीमारी होती है। ठीक है, तो जीवाणु के लिए तो मैंने ये एक ट्रिक जो है यहाँ पर सेट कर रखी है। देखो जैसे जीवाणु एक जैसे जानलेवा, जानलेवा जो भी बीमारियां होंगी वो किसके अंदर आएगी, जीवाणु के अंदर आएगी। अब देखो वायरस वाले मैंने कैसे सेट कर रखे हैं वो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, देखो पीलिया और पोलियो दोनों एक ही साथ में है, एक ये थोड़ा सा जो है एक मिसकंसेप्शन रहता है, अलग अलग जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि पीलिया और पोलियो एक ही साथ में नहीं देखने को मिलते हैं, मतलब कहीं पर जीवाणु में दिया गया है, कहीं पर विषाणु में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो आरबीएससी एक प्रूफ के रूप में बता रहा हूँ कि पोलियो और पीलिया दोनों ही क्या है, विषाणु जनित रोग है, दोनों ही क्या है, विषाणु जनित रोग है। अब देखो अब आगे मैंने कैसे सेट किया कि जो जब भी कोई वेज इंसान होता है, मतलब कि शाकाहारी इंसान होता है, और उसको जब कोई चिकन वगैरह खिलाया जाता है तो वो उसको क्या रखता है, वो उसको अच्छा नहीं लगता, मतलब कैसा लगता है, खारा खारा लगता है। तो देखो चिकन पॉक्स और खसरा, इतना सा ही याद करना है। देखो पोलियो और पीलिया एक साथ में आएगा, और कहाँ पर आएगा, ये आएगा अपने वायरस के अंदर। चिकन पॉक्स और खसरा एक साथ में आएगा, ये चिकन पॉक्स और खसरा एक साथ में आएगा। अब उसके बाद में देखो रेबीज, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा कि रेबीज का जो रोगजनक है वो रेहेब्डो वायरस है, नाम ही क्या है, रेहेब्डो वायरस, तो वायरस है मतलब विषाणु जनित है, तो यहाँ पर रेबीज को याद रखने की अपने को जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो डेंगू जो रोग है वो किसके कारण से होता है, वो रोगजनक उसका जो होता है वो डेंगू वायरस, किसके कारण से होता है, डेंगू वायरस। तो ये तो अपने को एक साथ में याद रहेंगे कि डेंगू जो है डेंगू वायरस से होता है, रेबीज जो है रेहेब्डो वायरस से होता है। ठीक है, अब बाकी जो याद रखने हैं, पोलियो पीलिया एक साथ में याद रखना है, क्योंकि पै से पोलियो पै से पीलिया। ठीक है, और पोलियो के बाद में अपने को याद रखना है, चिकन याद रखना है, तो चिकन पॉक्स से क्या होता है, मुंह खारा खारा हो जाता है, मतलब खसरा रोग उसके अंदर हो जाता है। तो ये अपने जीवाणु और विषाणु के मेन मेन जो रोग है वो अपने इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी इनकी कई जो है ट्रिक भी बनाई जाती है, लेकिन मेन जब टाइम आता है तो अपने वो बेसिक अपना क्लियर नहीं होता, तो अपने जो ट्रिक जो है अपने बिल्कुल भूल जाते हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहले देखो क्या शब्द लिखा गया है, पीलिया लिखा गया है। ठीक है, पीलिया का मतलब क्या होता है, शरीर कैसा हो जाता है, शरीर पीला हो जाता है, मतलब आंखें, नाखून जो होते हैं, और जो चमड़ी होती है, चमड़ी ये कैसी हो जाती है, ये अपनी जो है पीली हो जाती है। ठीक है, पीली हो जाती है। अब सबसे बड़ी चीज जो अपने को याद रखनी है, मैंने आपको बोला था कि एक प्रश्न आएगा अपने टीके से, एक प्रश्न आएगा अपने रोगजनक से, और एक प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब पूछ लेगा कि पीलिया कौन से अंग से संबंधित रोग है, तो पीलिया अपने यकृत से संबंधित, यकृत से संबंधित। ठीक है, कौन सा रोग है, तो यकृत संबंधित रोग है, तो कौन सा रोग है, पीलिया। ठीक है, अब होता क्यों है, देखो इसका रोगजनक कौन है, हेपेटाइटिस। आपने अभी पढ़ा होगा कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, इस तरीके से हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी तक होते हैं, और एक हेपेटाइटिस ऐसा है जिसके अंदर डायरेक्ट इंसान की जान चली जाती है। अब देखो संदूषित जल, भोजन और संक्रमित सुई से फैलता है, मतलब पीलिया कैसे होता है, पीलिया होने का कारण ये है कि भोजन जो हम लेते हैं वो शुद्ध नहीं होता, मतलब जैसे मक्खियां बैठा हुआ जो हम खाना खाते हैं उससे अपने को क्या हो जाता है, उससे अपने को पीलिया होने की पूरी पूरी संभावना रहती है।
और ये किससे संबंधित है, तो ये लीवर से संबंधित, मतलब कि यकृत से संबंधित जो है ये बीमारी होती है। अब देखो रेबीज रोग है, रेबीज आपने सुना होगा कि जब भी कभी कुत्ता काटता है तो रेबीज रोग होता है, लेकिन बंदर के काटने से, भेड़ी के काटने से भी रेबीज रोग हो जाता है। रेबीज के अंदर रोगजनक क्या है, देखो रे से रेबीज, रे से रेहेब्डो वायरस, रेहेब्डो वायरस जो है इसका क्या है, रोगजनक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इंसान जो है पानी को देखकर भी उसको डर लगने लगता है, जिसके कारण से इस बीमारी को क्या नाम बोला जाता है, हाइड्रोफोबिया या फिर जल भीति, जल भित्ति। ठीक है, जल भीति इस रोग को बोला जाता है या फिर हाइड्रोफोबिया इसको कहते हैं। अब देखो ये संबंधित किससे है, प्रश्न, एक प्रश्न आपका कंफर्म हो गया, एक प्रश्न और कंफर्म हो गया कि आपका अंग से संबंधित जब भी पूछा जाएगा तो पीलिया, देखो पीला रंग किससे संबंधित है, लीवर से संबंधित होता है पीला रंग, क्योंकि शरीर के अंदर जहां भी पीले रंग बनाया जाता है वो कहां पर बनाया जाता है, लीवर के अंदर जो है बनाया जाता है। तो पीलिया संबंधित है यकृत से। रेबीज किससे संबंधित है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। अब देखो कैसे संबंधित है, जब भी कोई जानवर काटता है तो इंसान की मृत्यु जो होती है या फिर उसके ऊपर असर जो आना स्टार्ट होता है बीमारी का, वो किसके ऊपर निर्भर करता है। भाई मान लीजिए पैर के अंदर कुत्ता काटा है, ठीक है, तो पैर से लेकर जहां पर कुत्ता काटा है और वहां से दिमाग की जो दूरी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि बीमारी के लक्षण कब आने स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब देखो बात दिमाग की क्यों की जा रही है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो रेबीज रोग किससे संबंधित हो गया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित हो गया। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब अपने दिमाग से संबंधित रोग होता है। इसी कारण से दिमाग के अंदर देखो ऐसी स्थिति बन जाती है कि इंसान जो है पानी को देखकर भी डरने लग जाता है, मतलब उसको क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया रोग भी इसको बोला जाता है। उसके बाद में देखो एक था पीलिया, अब है पोलियो। ठीक है, पोलियो के अंदर देखो एंट्रोवायरस, क्या नाम है, एंट्रोवायरस। ठीक है, एंट्रो वायरस। ठीक है, अब ये वायरस क्या है, एंट्रोवायरस है। इसमें बाल पक्षाघात हो जाता है। ठीक है, इसमें बाल पक्षाघात हो जाता है, मतलब कि पैरालाइसिस हो जाता है, एक साइड का शरीर जो होता है वो पैरालाइसिस हो जाता है। क्यों हो जाता है, पोलियो के कारण से हो जाता है। रोग का नाम क्या है, एंट्रोवायरस। ठीक है, यहां पर क्या है, एंट्रोवायरस है, वायरस। ठीक है, होता क्या है, बाल पक्षाघात भी कहते हैं। तो पेपर में प्रश्न पूछ लेता है कि बाल पक्षाघात रोग निम्न में से किस प्रकार का रोग है, वायरस जनित है, जीवाणु जनित है, हेलमिंथीज है। ठीक है, किस प्रकार का है। उसके बाद में देखो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स देखो, चिकन पॉक्स के अंदर क्या होता है, फेस के ऊपर क्या होता है, एक माता निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसको अपने चेचक बोलते हैं ना, वो होता है चिकन पॉक्स। इसमें देखो वेरिसेला जोस्टर, रोगजनक क्या है, वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, देखो इसके अंदर इसमें वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बिल्कुल इजी क्या है, चिकन पॉक्स याद करना है, वायरस जनित रोग है, वैसे वायरस वैसे वेरिसेला जोस्टर। ठीक है, टीका कौन सा है, वेरिसेला जोस्टर, इसके अंदर टीका लगाया जाता है। मतलब रोगजनक कौन है, वेरिसेला जोस्टर, और टीका कौन सा है, वो भी वेरिसेला जोस्टर का ही टीका लगाया जाता है। उसके बाद में देखो खसरा। ठीक है, इसके अंदर देखो खसरा के अंदर क्या होता है, रूबियोलो वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, रूबियोलो वायरस। ठीक है, रूबियोला वायरस जो होता है इसके अंदर होता है। और देखो इसके लक्षण जो होते हैं वो 3 से 5 दिन के अंदर प्रकट होने। भाई रूबियोला वायरस होता क्या है, कौन सी बीमारी होती है, जो माता जो अपने फेस के ऊपर जो माता निकलती है ना, उसको ही जो है वो साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, रूबियोला वायरस बोलते हैं, या फिर बीमारी बोला जाए तो खसरा बीमारी उसको बोला जाता है। इसके लक्षण कैसे प्रकट होते हैं, स्टार्टिंग के अंदर देखो दाने निकलने स्टार्ट होते हैं, तो ऐसा लगता है कि फोड़े फुंसी होना स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम समय के अंदर पूरे शरीर के ऊपर हो जाते हैं। 3 से 5 दिनों के अंदर पूरे शरीर के ऊपर ये फैल जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, खसरा रोग इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अब डेंगू रोग है, देखो डेंगू। ठीक है, डेंगू देखो डेंगू। ठीक है,
डेंगू रोग है और डेंगू वायरस है इसके अंदर, डेंगू वायरस। ठीक है, अब इसके अंदर देखो वायरस क्या है, ये होता है मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, किससे होता है, तो मच्छर के काटने से होता है। देखो वाहक क्या है, एडिज मच्छर। ठीक है, देखो मच्छर के नाम भी देखो कैसे इंग्लिश वाले नाम इन्होंने रखे हुए हैं। नाम क्या है, एडिज मच्छर है। मच्छर देखो मच्छर कौन सा है, तो एडिज। ये अपने को याद करना है क्योंकि पेपर के अंदर पूछा जाता है कि मलेरिया रोग किस मच्छर की काटने से होता है, और डेंगू रोग है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है। डेंगू रोग के अंदर देखो होता डेंगू वायरस है। ठीक है, लेकिन वाहक कौन है, तो एडिज मच्छर जो है, इसकी मादा एडिज मच्छर जो होती है वो क्या होती है, इसकी रोग वाहक होती है। और इसके अंदर देखो क्या होता है, इसमें प्लेटलेट्स जो होती है, प्लेटलेट्स वो क्या हो जाती है, अपनी डाउन होने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति संक्रमित हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, खून की उल्टियां होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और फाइनली उसकी क्या हो जाती है, प्लेटलेट्स गिर जाने के कारण से, खून की कमी से उसके अंदर डेंगू रोग जो है वो हो जाता है। ठीक है, अब देखो अब यहां पर क्या है, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, ठीक है, जीवाणु जनित, अब मैंने क्या बताया था, जीवाणु जनित वे सभी रोग होते हैं जिनकी जिनके कारण से मौत होने की संभावना रहती है, या तो मौत होने की संभावना है या फिर लंबी बीमारियां जो भी होती है, लंबी बीमारियां। ठीक है, अब देखो मौत होने की संभावना, देखो टीबी रोग होता है उसमें मौत हो सकती है, तो टीबी रोग किससे होगा, जीवाणु जनित रोग होगा। हैजा रोग क्या होता है, हैजा रोग से बहुत कम समय की बीमारी है लेकिन मृत्यु होने की संभावना रहती है, तो हैजा हो गया। उसके बाद में देखो एक कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग मतलब एक बार बीमारी स्टार्ट हो गई तो ये बीमारी पूरी जिंदगी भर चलती रहेगी, तो लंबी बीमारी है कुष्ठ रोग, तो ये किससे हो जाएगा, जीवाणु जनित रोग यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद में टिटनेस, ये भी क्या होती है, ये एक भयंकर बीमारी होती है जिसके समय क्या होता है, शरीर जो होता है वो धनुषाकार हो जाता है। ठीक है, धनुषाकार मतलब मुड़ जाता है, तिरछा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर के अंदर कोई भूत वगैरह आता है। ठीक है, उस तरीके की बीमारी है ये। ठीक है, अब देखो देखो क्षय रोग, क्षय रोग को क्या क्या बोलते हैं, टीबी या फिर ट्यूबर क्लोरोसिस। ठीक है, ट्यूमर क्लोसिस, ये इसकी बीमारी का नाम होता है। भाई टीबी का फुल फॉर्म अपने को पता होना चाहिए कि ट्यूबर क्लोरोसिस। अब देखो ट्यूबर का मतलब क्या होता है, देखो पूरा रोगजनक क्या है, रोगजनक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोरोसिस, ये इसका रोगजनक है। ठीक है, इसका रोगजनक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोरोसिस। अब देखो क्षय रोग की खोज किसने की थी, तो खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने क्या की थी, क्षय रोग की खोज की थी। और देखो एक आपने दूरदर्शन के ऊपर चैनल पे देखा होगा, डॉट्स ही इलाज है, डॉट्स ही इलाज है। तो टीबी का इलाज क्या है, डॉट्स पद्धति के अंदर टीबी का इलाज दिया जाता है, डॉट्स पद्धति के अंदर टीबी का इलाज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो हैजा, हैजे का रोगजनक कौन है, विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी क्या है, हैजे का रोगजनक है। तो इसमें देखो, इसमें देखो, देखो हैजे का मतलब क्या होता है, जब बच्चे को दस्त लगना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बोला जाता है हैजा। और उसके उस समय अपने क्या देते हैं उसको, उसको एक घोल पीने को दिया जाता है, ओआरएस घोल। ठीक है, ओआरएस का घोल दिया जाता है, यही इसकी क्या है, देखो विशेषता क्या है, इस रोग के अंदर ओआरएस की खुराक लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखो टाइफाइड, टाइफाइड देखो इसको अपने को याद करना नहीं पड़ेगा। देखो टाइफी, सोलेनम टाइफी, सोलेनम टाइफी, ये इसका क्या है, ये इसका रोगजनक। देखो रोगजनक जो है वो किसी तरीके से याद नहीं कराए जा सकते, ये मल्टीपल टाइम रिवीजन करने पर अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे मैं जब 10th क्लास के अंदर था तो बार बार पढ़ने के कारण से मुझे ये इसके रोगजनक आज तक भी वैसे के वैसे याद है, तो एक बार अपने को याद करने पड़ेंगे। देखो इस रोग में शरीर के ताप में लगातार वृद्धि होती रहती है। ये तो आप जानते हैं जब भी टाइफाइड होता है तो उसके अंदर शरीर का ताप जो है बढ़ने लगता है, बुखार जो है एनी टाइम वहां पर बुखार अपने को रहता है, बुखार रहता है इसका मतलब ताप में वृद्धि होगी। ठीक है, इसका मतलब टाइफाइड रोग उसको वहां पर होता है। अब देखो कुष्ठ रोग, ठीक है, अब कुष्ठ रोग देखो, एक होता है कुष्ठ
रोग, ठीक है। एक है अपना टीबी, ठीक है। टीबी का देखो रोगजनक क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब देखो इससे मिलता जुलता है कुष्ठ रोग का भी नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। जहां पर लेप्री आ जाए वहां पर तो कुष्ठ रोग है, और जहां पर ट्यूबरक्लोरोसिस आ जाए वहां पर अपना क्या होता है, टीबी होता है। वैसे भी टीबी की फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरक्लोरोसिस होती है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस टीबी कुष्ठ रोग है। माइक्रोबैक्टीरियम कॉमन है, लेकिन लेप्री इसके अंदर जब लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपना कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो ये देखो ये कैसा है, ये त्वचा से संबंधित, जहां पर कुष्ठ रोग हो गया तो वहां पर त्वचा जो है, स्किन जो है वो गलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखो इस रोग के जीवाणु त्वचा परिधीय तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करती है। अब देखो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो अपने दिमाग में होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित, तंत्रिका तंत्र से संबंधित कौन सा रोग है, कुष्ठ रोग है, ठीक है। एक तंत्रिका तंत्र से और संबंधित था, वो रेबीज रोग था। तो दोनों रोग क्या है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। एक था अपना पीलिया, पीलिया किससे संबंधित है, ये यकृत से संबंधित रोग है, यकृत से संबंधित रोग है, ठीक है। अब देखो एक निमोनिया रोग होता है, निमोनिया रोग वो किससे संबंधित होता है, वो फेफड़ों से संबंधित रोग होता है, क्योंकि उसमें सांस लेने में दिक्कत रहती है, बच्चों को खांसी उसमें आने लगती है, ठीक है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट है टिटनेस रोग, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब देखो दो चीजें तो अपने को याद, इसमें देखो चार चीजें अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, टिटनेस तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखो जो यहाँ पर टाइफाइड है तो सोलेमनम टाइफी, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम, और माइक्रोबैक्टीरियम यहाँ पर कॉमन है। अब देखो टीबी का नाम आ जाएगा ट्यूबरक्लोरोसिस, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस टीबी, और कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। अब देखो प्रोटोजोआ जनित रोग है। देखो एक प्रश्न जो सीईटी के अंदर जो प्रश्न आया था, सीईटी 23 मॉर्निंग शिफ्ट, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। तो उसमें ए ऑप्शन था, ठीक है। उसके अंदर देखो तीन ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है। एक में पीलिया था, एक पोलियो था, ठीक है, और एक खसरा रोग, इस तरीके से तीन ऑप्शन थे। और एक जो ऑप्शन अपने को दिया गया था वो टाइफाइड का अपने को दिया गया था, और अपने को ये बताना था इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ से डायरेक्ट अपने यहाँ से प्रश्न पड़ गया था नोट्स में से कि जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, तो या फिर कौन सा है, कौन सा है तो टाइफाइड मोतीजर अपना यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अब देखो अब है प्रोटोजोआ जनित रोग। देखो प्रोटोजोआ जनित रोग दो ही रोग है इसके अंदर, तो अपने को ज्यादा याद करना नहीं पड़ेगा। देखो एक मलेरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मलेरिया, ठीक है। एक था अपना डेंगू रोग, ठीक है, डेंगू में डेंगू वायरस, ठीक है। और एडिज मच्छर के काटने से, एडिज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया कैसे होता है, देखो मलेरिया में रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। और रोगवाहक क्या होता है, एनाफिलीज मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। एनाफिलीज जो मच्छर है वो काटता है तो मलेरिया होता है। और डेंगू देखो नया रोग है, ठीक है, मॉडर्न रोग है, मॉडर्न रोग है तो उसका मॉडर्न ही उसका नाम रखा गया मच्छर का। तो एडिज जो मच्छर है डेंगू वायरस का है। और मलेरिया, मलेरिया के अंदर देखो एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर जो है वो किसमें काटता है, वो मलेरिया के अंदर काटता है। रोगजनक क्या है, प्लाज्मोडियम है। रोगवाहक कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा काटने से होता है, ठीक है। अब देखो मलेरिया जब भी होता है तो उसको कुनेन की गोलियां दी जाती है, कौन सी, कुनेन की गोलियां या फिर क्लोरोक्विनोन, ठीक है, क्लोरोक्विनोन।
क्विनोन, ठीक है। ये बीमारियां ये जो है दवाइयां दी जाती है, और एक कुनेन की गोली दी जाती है, ठीक है, कुनेन की गोली दी जाती है। अब देखो अगला रोग क्या है, ये एक रोग अपने को याद रखना, प्लाज्मोडियम में मलेरिया होता है, ये अपने को आराम से याद रह जाएगा। लेकिन एक क्या होता है, अमीबियासिस या अमीबता। अब इसका भी अपने को रोगजनक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका नाम क्या है, देखो अमीबता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये इसका क्या है, रोगजनक इसका होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखो एक औषधि दी जाती है मेट्राजिनोल, ठीक है, मेट्राजिनोल है जो इसके अंदर एक औषधि दी जाती है, ठीक है। औषधि का उपयोग की इसमें परामर्श दिया जाता है, ठीक है। तो याद मेन जो याद अपने को क्या करना है कि कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है, कौन सी विषाणु जनित है, कौन सी जो है प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ में इसके रोगजनक अपने को याद रखने हैं सबके, और इस कौन से अंग से संबंधित बीमारी है, पक्का ये 3 पॉइंट आप याद कर लेना, प्रश्न इस टॉपिक से आपके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो अगला पार्ट जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, और थ्योरेटिकल पार्ट जो है इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो मैंने आपको बोलकर बता दिया कि बीमारी के अंदर क्या क्या जो है वो लक्षण होते हैं। इससे ज़्यादा आज तक के प्रश्नों के अंदर इससे ज़्यादा अभी तक नहीं पूछा गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।